बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जिस अंदाज में मई में जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है उसके बाद हर महाज पे ऐसा लगता है कि भारत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो जिस अस्करी ताकत पे बहुत मान था वो गरूर टूटा और फिर सफारती महाजों पे जो यके बाद दीगरें नाकामियाँ मौसूल हुई हैं उसने शायद बहुत घबराहट का शिकार कर दिया है वहाँ के पॉलिसी मेकर्स को। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की एक डिबेट थी। अब ये इल्मी मुबाहिसा होता है, एक डिबेट होती है जिसमें दोनों अतराफ़ के पैनल्स या शुरका मौजूद होते हैं। कोई एक टॉपिक दिया जाता है और उसके हक़ में या उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली दलाइल दिए जाते हैं, उस पर बात की जाती है। कोई अगर इल्मी मुबाहिसे से भागे तो आप आखिर उसको क्या नाम देंगे, और यही सब कुछ हुआ इस मुबाहिसे के दौरान। अब ऑक्सफोर्ड यूनियन ने ये जो टॉपिक इनको दिया था, जो इनके पैनल तक ऑब्वियसली पहुंचा था, ये टॉपिक जो है बहुत पहले से बता दिए जाते हैं जो भी शुरका हों, और इसमें था मोशन ये थी डिबेट की कि दिस हाउस बिलीव्स इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान इज़ अ पॉपुलर स्ट्रैटेजी सोल्ड एज अ सिक्योरिटी पॉलिसी। अब ये कई हफ्ते पहले एडवांस में इंडिया को बता दिया गया था और उन्होंने हामी भी भर ली थी। और उनकी तरफ से इस पैनल में जो मेहमान शामिल होने थे वो थे इनके फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड MM नरावने, फॉर्मर इंडियन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और इंडियन लॉ मेकर सचिन पायलट। अब इन तीन लोगों ने शामिल होना था। और हमारे यहाँ से भी अगर आप देखें तो फॉर्मर जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़ुबैर महमूद हयात थे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खर, और हमारे वहाँ पे जो लंदन में हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल। ये अब तीन लोग वहाँ लंदन में ऑलरेडी मौजूद थे। और पता ये चला कि 11th आवर पे लास्ट मिनट पे इंडिया की तरफ से कहा गया कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। एक राह फरार इख्तियार की गई और फिर लास्ट मिनट ये भी बता दिया गया कि एक लो प्रोफाइल पैनल जो है वो हम देने को तैयार हैं, ऑब्वियसली जिससे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी बहुत ज़्यादा खिफ़त का सामना करना पड़ा। अब ये चीज़ क्या ज़ाहिर करती है, इस तरह से इल्मी मुबाहिसों से भागना और फिर 11th आवर ये डिसीजंस लेना एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो अपने ही लोगों के आगे इस तरीके से क्या घबराहट थी, वो क्या पॉलिसी है इंडिया की जो इस वक्त इतना ज़्यादा दबाव में, जो इनका एक इल्मी सर्कल है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी आपको नज़र आते हैं। पहले तो मैं ज़रा इसी पे बात कर लूँ, और इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र जसपाल साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू जी। ये बताइए, आप खुद भी उस्ताद हैं, और जब ऑडियंस कहते हैं ना अपनी मर्जी की हो, तो फिर तो कोई भी बोलते हुए घबराता नहीं है और बड़ी तसल्ली होती है, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ पे तो सामने भी मेरे ख्याल से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स नहीं होना था, बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे पड़ती है। एक इल्मी डिबेट से भागना क्या जाहिर करता है? उसमें अगर आप इस चीज़ को देखें तो 2 से 3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये न्यूट्रल प्लेस थी और इसमें दोनों तरफ आर्गूमेंट था, आप कह सकते हैं। और स्वामी साहब के तो अगर आप वीलॉग्स या इंटरव्यूज़ सुने तो वो ऑलरेडी आप इनडायरेक्टली ये कह चुके हैं, उनका काफ़ी क्रिटिक भी है मोदी साहब की पॉलिसीज़ पे। और ये कोई इस पैनल ने इस्टेब्लिश नहीं करना था, और मेरा ख्याल है कि इंडियन पैनल को वहाँ से वो खुद नहीं गया होगा, उनसे वापस बुलाया गया होगा, क्योंकि ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जो इंडिया में एक कम्युनलिज्म है वो नेशनलिज्म से भी आगे ख़तरनाक है, और उसको डिफेंस फोर्सेस में ले आके और उसको एक सिक्योरिटी नरेटिव बना के प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें वोट बैंक की खातिर इंडियन सेकुलरिज्म को दफन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को दफन किया गया। और उसके साथ ही जब आप देखते हैं कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को ज़ीरो करने की कोशिश की गई, और आर्म्स फोर्सेस के उनके जो डॉक्टर्स आ रहे हैं या उनके साथ जो आगे जा रहे हैं, तो अगर आप इन तीनों उन पे सेक्शंस को डिवाइड कर लें मिलिट्री टू मिलिट्री, तो मेरा ख्याल है कि जो उनके स्पीकर थे उसके लिए बहुत मुश्किल होना था डिफेंड करना कि इंडियन आर्म फोर्सेस में जो हिंदुत्व की एक वेव आई है और मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख ऑफिसर्स के ऊपर ये इनडायरेक्टली उनके फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है कि उनकी प्रमोशंस नहीं होंगी, और जिस तरीके से वो बीजेपी को फॉलो करते हैं और ख़ास तौर पे ऑपरेशन संदूर में, तो मेरा ख्याल है कि ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। स्वामी साहब के तो अपना पॉलिटिकल विजन में भी अगर आप देखें तो वो काफ़ी हद तक इसी तरह की बिलीफ रखते हैं। और अगर आप वो तीसरा जिस तरह आपने फरमाया कि वो लॉ मेकर जो है,
तो लॉ मेकर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज कुछ हो और ऑपरेशन कुछ हो रहा हो और सोसाइटी किसी और तरफ ड्राइव कर रही हो तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, ख़ास तौर पे जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को मुख्तलिफ तरीके से अंडरमाइन किया हो। तो मेरा ख्याल हमारी तरफ से जो पैनल गया था, हमारे भी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ रहे जुबैर साहब का एक अपना है, उनका भी काफ़ी मशहूर है, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपने उनके स्पीचेज और वो भी चीज़ें हैं। इनार रबानी साहब का भी इस्टेब्लिश आप कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन कम है, और हमारे डिप्लोमेट भी वहाँ जो डॉक्टर साहब हैं। तो देखा जाए तो उनका पैनल ज़्यादा एक्सपीरियंस था और उसके लिए ज़्यादा एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट थी ऑक्सफोर्ड में। ठीक है। और उसके अंदर आप देखिए वेस्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो इंडियंस को फ़ायदा भी हो सकता है जो अब वो कर रहे हैं कि जहाँ पे आपका रिलीजन आ जाता है या रिलीजियस डिवाइड आ जाता है या मिनॉरिटीज़ राइट्स आ जाते हैं, वेस्ट में एक सेल्फ अज्यूम्ड एक परसेप्शन एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान में शायद इस तरह आज़ादी नहीं है जो और इंडिया में है। मगर मोदी साहब का जो 10 साल का टेन्योर है 2014 ऑनवर्ड, गो के बीजेपी ने 82 से यही पॉलिटिक्स शुरू की, 92 में तो पूरी दुनिया को पता लगा कि मगर वेस्ट मानने के लिए तैयार नहीं था। 2014 के बाद फिर दोबारा कंटिन्यू हुआ। अब शायद उनको ये वेस्ट में भी वेव एक रियलाइजेशन किया आ गया आफ्टर ऑलमोस्ट मोर देन 3 डेकेड्स कि इंडिया जो है वो एक हिंदुत्व और उनका जो नेशनलिज्म नहीं है वो एक कम्युनलिज्म में ट्रांसफॉर्म हो। ये बड़े डिफरेंट दो कंसेप्ट हैं, तो इस वजह से उनके पैनल के लिए मुश्किल होगा। और मेरा ख्याल है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा होगा कि टॉपिक इटसेल्फ जो दिया गया था, जो इन्होंने बताया, वो उसको डिफेंड कर सकते थे, वो बहुत इजीली हो सकता था कि मगर नहीं देखे वहाँ पे कोई इंडियन मीडिया तो नहीं बैठा हुआ था ना, इंडियन एंकर या इंडियन आप कह सकते हैं कि पैनल्स तो नहीं बैठे थे वहाँ, तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी तो मुश्किल था, वहाँ मुश्किल। चले, ये जो आपने हिंदुत्व वाली बात की है, ये जो अभी रिसेंटली इन्होंने किया है, जो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर में जिस तरीके से एक हिंदुत्व का परचम लहरा देना, और फिर वो लोग जो ये ऐलान कर रहे हैं कि जनाब हम बड़ी जल्दी 6 दिसंबर आने वाला है, हम वहाँ पे बाबरी मस्जिद की बुनियाद दोबारा से रखेंगे, हम चाहते हैं कि वो बने। ममता बनर्जी के पार्टी के जो लोग ये बात कर रहे हैं, तो उनको मुसलमानों से मोहब्बत करने वाला ये उनको अलक़ाबात नवाजे जा रहे हैं, लेकिन खुद ये इकदाम हो रहा है कि जी हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं। अब ये जितना भी सेकुलर का एक सेकुलर शाइनिंग इंडिया का नैरेटिव बनाया है उन्होंने, आपको लगता है कि ये भी इंटरनेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ पे हाईलाइट हो सकता है, वो इस चीज़ का नोटिस ले सकते हैं? देखिए इसमें मैं एक अर्ज कर दूं कि इंडिया में जो राइज है बीजेपी का, उसको बड़ा क्लियरली आप कह सकते हैं कि हम एक कहते हैं कि विक्टिम और थ्योरी या नरेटिव कि 100 सेंचुरी ऑफ हिंदू कम्युनिटीज ह्यूमिलेशन, ये उन्होंने आइडिया सेल किया जो कि पहले आरएसएस नहीं कर पा रही थी। तो बीजेपी ने उसके अंदर स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि उन्होंने जो आर्टिफैक्ट्स थे हिस्टोरिकल, जिस तरह बाबरी मॉस्क आपने कहा और भी बहुत सी मॉस्क हैं, उनको उन्होंने टारगेट किया, डिमोलिश करते गए और एज ए रिज़ल्ट उनका वोट बैंक बढ़ता गया। और उसी हिसाब से जिस वक्त अब वो यहाँ पे आए हैं तो अब ये उनके अपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन था बाबरी मॉस्क के बाद, जब उन्होंने कहा कि ठीक है आप यहाँ पे राम मंदिर बनाए तो साथ इनके मस्जिद की जगह भी दे, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल या जुडिशल ऑर्डर्स भी हैं। मगर हो ये रहा है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। हालांकि कांग्रेस भी जो है वो भी कोई प्रो पाकिस्तान नहीं है, प्रो कांग्रेस का जो लीडर है राहुल गांधी, अभी उसके बारे में वहाँ पे बीजेपी ने या मोदी साहब उनको क्या कहते हैं, ये पाकिस्तान का पोस्टर बॉय है जी। वहाँ पे जो भी कोई रेज करता है बात इंडिया के या एज ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्वेश्चन रेज होते हैं, उनको बड़ा आसान अब बन गया कि उनको लेबल कर दिया जाता है कि ये तो प्रो पाकिस्तान है, एंटी हिंदुस्तान है, और हिंदुइज्म है, या ये प्रो मुस्लिम है और मुस्लिम तो हमारे दुश्मन है। क्योंकि कांग्रेस की सारी जो बीजेपी की जो सारी सक्सेस स्टोरी है वो इन दो चीज़ों को मिक्स करके कि मुस्लिम, पाकिस्तान और समवेयर क्रिश्चियन और फिर उसमें सिख भी आ जाते हैं, मगर मेन ये है। हालांकि कांग्रेस जब भी हुकूमत में रही है उन्होंने पाकिस्तान या मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, उनकी पॉलिसी भी वही है। मगर जो और दूसरा पार्ट आपका सवाल था कि जी के इंटरनेशनल कम्युनिटी, देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये रियलाइजेशन अब आ रही है। एक तो जो था ना शाइनिंग इंडिया, ग्रोइंग इंडिया, बॉलीवुड, सेकुलर इंडिया, वो स्लोगन्स फेल हो रहे हैं। हर एक स्लोगन का एक टाइम होता है, हर
चीज़ का एक वक्त होता है, फिर वो रियलिटी की तरफ जाती है। उस रियलिटी में जब हम देखते हैं तो वर्ल्ड में अब बहुत रियलाइजेशन आ रही है, गो के अभी भी इंडियन जो इकोनॉमिक मार्केट है वो इतनी अट्रैक्टिव है कि वेस्टर्न चैनल्स, वेस्टर्न राइटर्स इंडिया को उस तरीके से नहीं एग्जामिन करते जिस तरह करना चाहिए, मगर साथ साथ वो हाइड भी नहीं कर पा रहे जिस तरह ये सोशल मीडिया आ गया। देखिए इस वक्त तो वन वे इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, इस वक्त तो टू वे और फास्ट इंफॉर्मेशन जा रही है। उसकी वजह से इंडिया का जो सेकुलरिज्म का नारा जो उन्होंने बहुत कैश किया इंटरनेशनली, वो बिल्कुल ही इस वक्त एक्सपोज हो गया। और ख़ास तौर पे ये जब ही झंडा लहराएंगे हम अपनी मॉस्क पे और बाकी जगहों पे, तो ये इसका भी एक इम्पैक्ट होगा और ये इम्पैक्ट अब बड़े विजिबल हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हालांकि उनकी जो मार्केट है, आपने कहा कि इकोनॉमिकली वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अभी भी है ममालिक के लिए, इस चीज़ का कितना बड़ा अमल दखल है कि आप इंडिया के ख़िलाफ़ अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो बात ज़रूर करते हैं, अमेरिका ज़रूर बात करता है, टैरिफ की बात भी करते हैं, रशियन ऑयल ख़रीदना बंद कर दो तो फिर हम कोई कंसेशंस भी दे देंगे, बट एट द सेम टाइम डिफेंस डील भी फिर हो रही होती है। भले वो डिफेंस डील ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग डील की एक्सटेंशन है या मे भी उस तरीके से कोई इतना बड़ा फ़ायदा ना हो इंडिया को, बट है तो ऑन पेपर तो है। सो कितना इस चीज़ का एक लिहाज रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है, कंसीडर किया जाता है? आप और मैं जिस ये डिस्कस कर रहे हैं या एक एकेडमिक डिस्कोर्स में, तो हमें ये बड़े आम ह्यूमन राइट्स और कोड ऑफ कंडक्ट, लिबरलिस्ट ऑर्डर की बात करते हैं, मगर रियल पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर पे जो करंट पॉलिटिक्स है उसमें ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही। ये प्रूव हो चुका है गाज़ा में जेनोसाइड, कश्मीर में जेनोसाइड और मुख्तलिफ जगहों पे कि इंटरेस्ट जो है वो इकनॉमिक और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है। इंडिया इस वक्त 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है और उसका अमेरिका उसका इंटरेस्ट है। ट्रंप का और मोदी की एक कूलनेस ज़रूर है, मगर उस कूलनेस को आप ये ना कहें कि इंडिया अमेरिकन की स्ट्रेटजिक रेटिंग में या स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन में अंडर रेट हो गया। नहीं, आपने खुद कहा कि डिफेंस फ्रेमवर्क भी उन्होंने साइन किया और इसी तरह वेस्टर्न पावर्स का भी है, मगर देखना ये होता है कि उन्होंने अपनी सोसाइटीज़ को भी सर्व करना है। कि पहले वो इंडिया को बिल्ड कर रहे थे कि इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, कहने को तो इंडियन ओशन था, मगर उसमें मिडिल ईस्ट आ जाता है, वेस्ट एशिया आता है, सेंट्रल एशिया और चाइना को चेकमेट करेगा इंडिया। ये जो अभी आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि मई में एक्सपोज हुआ, तो उनको ये समझ आई ये तो अपने रीजन में इसकी रेट नहीं है और रीजनल पावर जो है वही इसको उसके साथ इसने खुद एग्रेशन की और उसने इसको नॉकआउट कर दिया। और आखिरी और 10th मई को इंडियन लीडरशिप ने रश किया अमेरिकन को और उसके साथ इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग उनका एक पॉजिटिव रोल उन्होंने उसको भी डिफाई करने की कोशिश की। जिस तरह वहाँ यहाँ पे झूठ बोलता है उनका मीडिया कि जी कि ये हो गया वो हो गया, यही चीज़ उन्होंने कहा कि हमने अमेरिकन को नहीं किया, तो ट्रंप ने एक्सपोज कर दिया। तो एज ए रिजल्ट इस वक्त उनको ज़रूरत है इंडिया की, मगर उनको ये भी मालूम हो गया कि इंडिया की कैपेबिलिटीज़ वो नहीं है जो वो प्रोजेक्ट करता है। यहाँ जो एक टर्म क्वाइन हुई थी 90s में कि शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, ये एक अच्छे वर्ड्स हैं, मगर उस राइजिंग और शाइनिंग इंडिया में ठीक है आपको उनकी टोटल पर कैपिटा इनकम के साथ 4 ट्रिलियन की आप कह सकते हैं, मगर वहाँ पे पॉवर्टी और इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम क्या है और वहाँ पे कम्युनल राइजेस क्या हो रहे हैं। मणिपुर में क्रिश्चियंस को मारा गया, सिखों को मारा जा रहा है, फिर उसी में इंडियंस ने आउटसोर्स किए और उसका क्या रिजल्ट निकले। तो इस चीज़ से इंडिया काफ़ी एक्सपोज हो रहा है। जिस तरह उन्होंने मिडिल ईस्ट में जब उनका ईरान साहब बहुत अच्छे थे तो रॉ ने जो नेटवर्क हमारे लिए बनाया वो सोल्ड आउट किया दूसरी मुसाद को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये शॉर्ट टर्म तो इंडिया के लिए बड़ा एडवांटेजेस था। मेरा ख्याल है इन दी लॉन्ग रन उनको इसकी ज़रूरत ज़रूर है, बट दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि इसकी कैपेसिटी कितनी है और इसमें हिपोक्रेसी कितनी है। ठीक, अच्छा ये आपने जैसे कहा कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया बहुत जगहों पे एक्सपोज हो चुका है एंड ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू कंसिडर नाउ। इंडिया को अमेरिका की कितनी ज़रूरत है? मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि ये खुद उनके प्राइम मिनिस्टर से बार बार पूछा जाता है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार बताते हैं कि आपने सीज़ फायर के लिए कांटेक्ट किया, आपने जो है वो किस तरीके से जंग में शिकस्त हासिल की, लेकिन अगर हम एक तरफ ये नैरेटिव बनाते हैं, इंडिया अपने मुल्क में नैरेटिव बनाता है कि जनाब हमें शिकस्त नहीं हुई है, तो जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कि देन व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट ही इज सेइंग, व्हाई डोंट यू से नहीं ही इज़ लाइंग। तो कितनी ज़रूरत है और वो कौन सी मसलहत हैं कि जिसकी वजह से मोदी खामोश हैं? मैं एक लाइन आपकी इस पे कहूँगा, मैंने इनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस सुनी है जिसमें राहुल गांधी और बाकी लोगों ने की।
और इसकी मौजूदगी में इनके डिफेंस मिनिस्टर में उन्होंने सिंपल 2-3 क्वेश्चन रेज किए कि आप ये चीज़ें एडमिट करें या ना करें, आप डिफाई करें और आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से डायरेक्ट कन्फ्रंट करें तो ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि कौन जंग जीता कौन जंग हारा। ये एक बात आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कुछ 70 अराउंड बिलियन की इनकी ट्रेड बनती है। फर्ज किया उसमें से मोर देन 2/3 जो है इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस है और 1/3 के करीब इंडिया इंपोर्ट करता है। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा इंडिया के फेवर में है और उसकी वजह से इंडिया जो है बोल नहीं सकता। अब वो जब उन्होंने 50% टैरिफ लगाया तो पहले इनको बहुत एडवांटेजेस थी इंडिया को। देखिए सिर्फ ये नहीं है कि 2/3 ट्रेड जो इनकी एक्सपोर्ट्स उधर है उनके 1/3 के मुकाबले में, उससे ज़्यादा ये है कि इस वक्त एक ICET है जिस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ये जो जिनके लिए आप कहते हैं ना अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, न्यू अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उनके एग्रीमेंट है और इंडिया उनसे बेनिफिट हो रहा है AI में, क्वांटम में और इन चीज़ों में। इसी तरह जो स्पेयर पार्ट्स हैं और ख़ासतौर पर ये जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है उन्होंने वो यहाँ पर लगाए इंडो US न्यूक्लियर डील। अगर इंडिया थोड़ा सा भी वोकल होता है तो इसको बहुत नुकसान होगा क्योंकि इंडिया जो है उसका जो एक इमेज बना हुआ है जो कि काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज हो गया। देखिए 90 से लेके 2025 तक जनवरी तक पूरा वेस्ट लेड बाय अमेरिकन वो कहते थे कि इंडिया चाइना हाइफिनेटेड, पाकिस्तान अफगानिस्तान या इंडिया पाकिस्तान डी हाइफिनेटेड के पाकिस्तान से इसका। अच्छा ये आप कह सकते हैं कि पावर ऑफ द बैरल ऑफ द गन है। क्या हुआ जैसे ही मे का कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर होता है उसके बाद अमेरिका में वेस्ट में हाइफिनेटेड इंडिया पाकिस्तान चाइना आउट। तो ये जो डेवलपमेंट है ये उसके लिए शॉकिंग है इंडिया के लिए और यही अलार्मिंग है। ये जो जिस तरह ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये जो पैनल जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, मेरा अपना व्यू ये है कि इंडियन जो तीनों स्कॉलर्स आ रहे थे यहाँ पार्टिसिपेंट, गो के हमारे भी बहुत स्ट्रांग थे, वो काफ़ी स्ट्रांग थे और उनको इस तरह सबकी नहीं होनी थी जिस तरह अब हुई है। मगर इंडिया का कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो गया। जिस तरह उनका मीडिया का झूठ बोल बोल के ओवर कॉन्फिडेंस बना हुआ था वो शैटर्ड हुआ है। इसी तरह इंडिया का एज ए नेशन इंडियन लीडरशिप का कॉन्फिडेंस, इसीलिए तो ट्रंप को रिबटल नहीं दे रहे। ठीक है, अच्छा ये भी ऐड कर दें कि जो अभी रिसेंटली जो राजनाथ सिंह के बयानात आए हैं, सिंध ले लेंगे, वो पहले कहते हैं कि जी बलूचिस्तान ले लेंगे, बलूचिस्तान आपसे आज़ाद हो जाएगा, कभी KPK की बात करते हैं, अब उन्होंने सिंध का ये जो एक नैरेटिव है ना ये बनाना शुरू कर दिया है। हमारे फॉरेन ऑफिस ने तो ऑब्वियसली इस पर जवाब दिया है, वो ठीक ठाक उनको जवाब मिला है, बट स्टिल ये जो चीज़ है अपने मुल्क के हालात वो देख नहीं रहे हैं, हर तरफ से सुबकी का सामना उनको करना पड़ रहा है, बट वो आपके कोई ना कोई प्रोविंस लेने की बात करते रहते हैं, कोई ना कोई शोशा छोड़ते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हिस्टोरिकली मंजोदारा सिविलाइजेशन का कोई लिंक नहीं उधर। ठीक। फिर ड्यूरिंग द ब्रिटिश भी अगर आप देखें तो सिंध वाज नॉट पार्ट, और उसके साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस मूवमेंट थी, तालपुर फैमिली किया था जब ब्रिटिशर्स आए, इसका मतलब उससे पहले ये सिख राजधानी में भी इंडिया के साथ नहीं था। तो सिंध इसका एक अपना कल्चर है, अपना स्ट्रक्चर है, अपनी सिविलाइजेशन है। और यही अगर आप देखें कि सिंध की जो अभी प्रोविंशियल असेंबली जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास की उन्होंने इस तरफ ड्रॉ किया। देखिए राजनाथ साहब इस वक्त बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं हमें, क्योंकि उन्होंने कोशिश की कि हम संदूर का उन्होंने नारा लगाया बेसिकली टू रोमांटिसाइज द वॉर, वो गले पड़ गया। इकोनॉमिस्ट ने पॉलिसी अडॉप्ट कर दी। वो जो बैनर्जी हैं बंगाल की चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने स्टेटमेंट, उन्होंने कहा ये बाकी घरों में संदूर भेज रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये पहले अपनी बीवी को तो जाकर संदूर दे ले, फिर अब बाकियों की बात करें। ये और रैकेट है। तो ये जब आप डोमेस्टिकली इस तरह के हालात में फिर आप इस तरह के नारे लगाते हैं कि हम ये भी ले लेंगे, हम वो भी ले लेंगे। अब मैं हैरान हूं कि ये इंडिया में देखिए 2019 में इंडिया ने 27 को अपना एयरक्राफ्ट भी लॉस किए और अपना पायलट भी पकड़वा बैठे। ठीक है, पाकिस्तान ने गुड जेस्चर में वो छोड़ा, उस नैरेटिव को उन्होंने इस तरह सेल किया कि उनकी विक्ट्री का नैरेटिव बन गया। अब वो ये समझ रहे हैं कि हर जगह पर हर वक्त ये नैरेटिव सेल होगा। मुझे तो हैरानगी ये हो रही है कि इंडियन इंटेलेक्चुअल्स पे भी, इंडियन मीडिया पे भी, कि वो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, ठीक है पॉलिटिशियन दे देते हैं, वो इसको इतना किस तरह ग्लैमराइज करके पेश करें कि हम ले लेंगे। भाई अभी तो आपने मई में थर्ड पार्टी के पास आप गए, हम नहीं गए। इसे 1948 में ये गए थे, हम नहीं गए थे।
और थर्ड पार्टी से आपने मदद मांग के सीज फायर किया है, तो अब आप फिर लेने की बातें कर रहे हैं, तो ये इस तरह नहीं है। अगर लेना ही था, देखें अगर आप रिकॉल करें ना 30th अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इनकी नेवल एक्सरसाइज थी, उससे पहले पूरा महीना एक नैरेटिव बिल्ट हुआ जिसमें इन्होंने कहा जी कि सर क्रीक को वो कैप्चर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मेरी अपने नेवल ऑफिसर्स से बात, उन्होंने कहा वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड, मगर एक मीडिया में जब आप पढ़ते हैं तो चीज़ों, तो आई वॉज वेरी मच सीइंग कि जी कि ये क्या करते हैं, कुछ भी नहीं किया। तो ये इसी तरह एक आप कह सकते हैं एक स्टेटमेंट है, और सूनर और लेटर जिस तरह मोदी साहब की स्टेटमेंट्स थी वो अब आस्ता आस्ता उनकी एक अहमियत हो रही है, तो इस स्टेटमेंट को भी कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देनी। बट वो जब आपने शिकस्त खाई हुई और पूरी दुनिया में आप एक्सपोज हो रहे हो, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आपको हजीमत का सामना उठाना पड़ रहा हो, तो कहते हैं ना वो फिर अकल चली जाती है और फिर आप ऐसे फैसले लेते हैं कि जो फिर आपको और उनका लेने के देने पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की ये बात करते हैं, ये जो इस वक्त माहौल बन रहा है, इसमें कितने चांसेस हैं कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अगैन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दें? रिसेंटली वो दिल्ली वाला मेट्रो अटैक। इसमें मैं बिल्कुल दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप रैशनल एक्टर मॉडल हम अप्लाई करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और एक है कि जी कि आप वहाँ के पॉपुलर चीज़ों को देखते हैं। इंडिया में मुझे जो इस वक्त रूलिंग एलीट है जिसमें ये 3 लोग आ सकते हैं और भी आप ऐड कर सकते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसके क्लोज एडी अमित शाह और राजनाथ, इनसे कोई ये बैद नहीं है कि वो क्या मिसकैलकुलेशन करेंगे। ये एक ये रेडिकलाइज्ड है, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। अमित शाह तो सेल्फ डिक्लेयर्ड चाणक्य है ना, वो खुद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर देख रहा है अगर सक्सेसर। तो जो ये इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं कि ये अपने फ्यूचर के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कोई भी मिस एडवेंचर कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को इससे कोई ये नहीं होना चाहिए कि हमने ये न्यू नॉर्मल ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं करेंगे। इनको अगर कहीं भी मौका मिला और कहीं भी इनकी आर्म फोर्सेस ने थोड़ा सा इनको ये दे दिया कि हम कर सकते हैं, तो ये जरूर मिस एडवेंचर करेंगे। इसलिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अभी और भी ऑब्वियसली स्टेट्स के इनके इलेक्शंस आएंगे, जो कुछ भी राहुल गांधी ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सपोज भी किया कि किस तरीके से इलेक्शन चोरी करते हैं। हरियाणा का उन्होंने कहा, महाराष्ट्र का भी कहा, जो भी है ये इलेक्शंस वहाँ पे जीतते चले जा रहे हैं। चले इस जो रिसेंटली हुआ उसमें तो हमने देखा कि कोalition के साथ हैं, अलायंस के बगैर वो वहाँ वाकई ना जीत सकते, उनका अपना सीएम का कैंडिडेट भी मौजूद नहीं था। लेकिन ये क्या ऐसी गीदड़ सिंगी है या ब्रेन वॉश ऐसा किया जा रहा है लोगों को कि वहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखें तो वो सिर्फ लीडरशिप या एलीट तक महदूद नहीं रह गया है, वो आपको गली मोहल्लों में भी नज़र आता है। ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी वीडियोज़ आती हैं जहाँ पे जाते हुए मुसलमान औरत का बुर्का खींच लिया जाता है, जहाँ पे जो है वो मस्जिदों के अंदर क्या क्या गलाजत की जा रही है, बाहर दरवाजे पे क्या छोड़ के चले जाते हैं। सो ये वाली चीजें भी नजर आ रही हैं। ये अब उनके सोसाइटी में रश्ता बसता चला जा रहा है। मैंने आपको शुरू में कहा कि कम्युनलिज्म, और उसको इंडिया में इस वक्त आपको कुछ और चीज़ें भी नज़र रखनी पड़ेगी। एक तो वहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसके 49% डीनेशनलाइज है। वो बड़ी, ये जो जिस तरह इनकी टाटा वगैरह इन्होंने परचेज की है, मीडिया हाउसेज उनके कंट्रोल में है। उनको हर वक्त डिफेंस इंडस्ट्री को एक एनिमी चाहिए, ताकि जो ड्रम्स ऑफ द वॉर है उसकी इको हर वक्त होनी चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए उनका एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। इसी तरह चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आप, और ये हमें मानना पड़ेगा कि अगर आपने नेशनलिज्म को कम्युनलिज्म में लेके चले गए हैं तो, और मेजॉरिटी तो वहाँ पे है, और आप उनको फ्री हैंड दे रहे हैं, पुलिस भी उनके साथ है, फलानी भी चीज़ें उनके साथ, सारी स्टेट मशीनरी भी उनके साथ है, बिग बिजनेस भी उनके साथ है, तो वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। मगर एक चीज़ ना भूलें, इस वक्त जो पार्लियामेंट है जिसको आप लोकसभा कहते हैं इंडिया, उसमें बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है। उसको 8 सीट्स के साथ वो 5 सीट का उनको एडवांटेज है, वो भी कोलिजन है, और ये भी इलेक्शन जीत गए, कोलिजन से जीते हैं। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो नैरेटिव था ये एक्सपोज हो रहा है। इंडिया का जिसे कहते हैं ना कि एक वो सेकुलर माइंड या एक नेशनल माइंड वो रिवर्ट बैक कर रहा है। मगर उसके साथ अगर आप ये कहें कि ये सूनर नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि रेडिकलाइजेशन आप 82 से देखें ना, उन्होंने सेल किया। आरएसएस अर्ली 20th सेंचुरी से ये सेल कर रही है, तो मैच्योर हुआ, अब ये एक्सपोज हो रहा है। अब देखना ये एक अगले इलेक्शंस में क्या होता है। बाकी यहाँ पे एक फुट नोट के तौर पे मैं बात करता जाऊँ कि अब उनकी ऑपोजिशन कैटेगोरिकली कर रही है, वो दिखा रही है
उनका इलेक्शन रिग होता है। आज से कुछ अर्सा पहले हम कहते थे कि इंडिया में इलेक्शन रिग नहीं होता, मगर अब रिग हो रहा है। 100+ सीटों पे पिछले इलेक्शन में राज्यसभा के इलेक्शन में रिगिंग के केसेस आए हैं, और इस स्टेट में तो और ज़्यादा है। तो ये इन ए वे हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया के अंदर एक सोसाइटल डिवाइड है, मगर उसका हमें प्रॉब्लम ये है कि उसका एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट होता है। उसको यूनाइट करने के लिए उनको एक एनिमी चाहिए, और पाकिस्तान इज एन एस्टैब्लिश एनिमी। इसलिए मैंने पहले अर्ज किया कि हमें तैयार रहना चाहिए, किसी वक्त भी वहाँ से मिलिट्री मिसएडवेंचर हो सकता है। अब वो चीज़ें जिस पे कभी बात नहीं होती थी, जिस तरह आपने अभी वो ये अंबानीज वगैरह कभी के अडानी हैं वहाँ पे, अंबानीज हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सारे के सारे किस तरीके से मोदी के साथ हैं, ये भी अब राहुल गांधी, कांग्रेस और भी कुछ जो सेन वॉइसेस हैं वो इसका भी चर्चा कर रही हैं। अब ये जो इनके डिफेंस इंडस्ट्री ने भी पिछले दिनों कि ये तो कहते थे कि जी आत्मनिर्भर हैं हम, सेल्फ रिलायंट इंडिया बना रहे हैं, वो तेजस वाले सूरत हाल हमने दुबई एयर शो के अंदर देख ली। इनके अपने जो आर्मी चीफ्स हैं, ये अगर जब बात करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली उस पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं कि जी हमें प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर नहीं होते हैं, हमसे वादे कर लिए जाते हैं, लेकिन वो ये जो सरमायादार तबका है ये टाइमलाइन पे पूरा अमल नहीं करते हैं, करप्शन की कहानियाँ, बंद इंतज़ामी की कहानियाँ, ये भी आपको लगता है कि आगे जाके प्रॉब्लम इनके लिए खड़े कर सकते हैं? क्योंकि एयरफोर्स के चीफ के साथ जो हुआ है वो तो हमने मई में देख लिया। जो आर्म फोर्सेस होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वेपन की कितनी प्रोफिशेंसी और रिलायबिलिटी है। हम लोग जब ये डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटजी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसमें सबसे पहले वेपन जो न्यू आर होता है उसको आर्म फोर्सेस के लोग ये अपोज करते हैं, क्योंकि उनका उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता रिलायबिलिटी का। ये तो अब एक्सपोज हो चुका है कि इंडिया के जो तेजाज हैं या दूसरे, इनको वो फ्लाइंग कॉफन खुद कहते हैं। और आपको याद होगा कि जी के उनके कॉफन स्कैंडल्स भी आ चुके हैं। उनकी आर्म फोर्सेस के जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, मगर इशू ये आ रहा है कि उन्होंने जो हाई पोस्ट है, जिस तरह उनका आर्मी चीफ है, बाकी जगहों पे, और आर्म फोर्सेस का ये डिफेंस बजट 85 बिलियन प्लस का है, US डॉलर का है, उसमें इतने इंटरेस्ट आ चुके हैं कि उसको वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो लिहाजा उसमें ये अब चीज़ें आस्ता आस्ता एक्सपोज होंगी, और ये ऑपरेशन सिंदूर में ज़्यादा हुए हैं एक्सपोज, और ये एक्सपोजर अब ये देखना किस तरफ ले जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब इस तरह के फ्रैक्चर्ड ओपिनियंस आते हैं और रेडिकलाइजेशन बढ़ती है, एक टाइम पे तो वो आपको नजर आता है यूनिटी ले आ रही है, स्ट्रेंथ, मगर उसके साथ साथ वो इन द लॉन्ग टर्म बहुत अंडरमाइन करती है, और यही कांग्रेस का इस वक्त रियलाइजेशन है। ये भी बताइए कि ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि अपनी जो डिफेंस ज़रूरियात है वो इनकी पूरी हो नहीं रही हैं, जिस तरह लोकल इंडस्ट्री का भी हमने जिक्र भी कर लिया कि क्या हाल है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी कोशिश ये है कि जो रशिया पे इनकी हमेशा से डिफेंस की ज़रूरियात के लिए रिलायंस रही है उसको शिफ्ट करें टुवर्ड्स अमेरिका। अब वो F-35 तैयारों की बात करते हैं, फिर वो डील कैंसिल भी कर दी थी। ओवरनाइट शिफ्ट करना क्या पॉसिबल है? क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए महारत भी चाहिए आपको, ट्रेनिंग भी चाहिए आपके लोगों की, फिर वो जो सारे का सारा मैकेनिज्म है डिफेंस का वो आप कैसे चेंज कर सकेंगे, और कितना मुमकिन है अमेरिका को देखते हुए? हमें गौर करनी चाहिए कि हमारा रीजन जो साउथ एशिया, इसमें पिछले 50 सालों में मोर और लेस आप कह सकते हैं कि इंस्टेबिलिटी, और हम वार जोन में रहे, और इंडिया को एक ये बहुत बड़ी एडवांटेज रही कि हमारे तरफ वार जोन बना हुआ था, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, शाइनिंग इंडिया आपने खुद शुरू में कहा, ये इन्वेस्टमेंट हो रही थी, बाहर तो जब आपका बहुत पैसा आता है तो उन्होंने अपनी हैम फिस्ट आर्म फोर्सेस को ट्रांसफॉर्म किया, मगर दे फेल्ड कि वेपनाइज। आप हर जगह से अच्छे टॉयज खरीद सकते हैं, मगर उन टॉयज के साथ खेलना भी होता है। तो वो जो एक डॉक्ट्राइनल लैग है, एक तो न्यू वेपन्स के साथ डॉक्ट्राइनल लैग को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। साथ उन्होंने जब शिफ्ट किया फ्रॉम वन देखें ना, आप उनके पास इसराइल का भी है, उनके पास अमेरिकन भी है वेपन, उनके पास फ्रांस का भी है, रशिया का भी है। वो पैसा हो तो आप हर कोई आपको बेचने के लिए तैयार है, मगर क्या आप उसको सिनर्जाइज कर सकते हैं? उनके 4 इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम का उन्होंने अनाउंस किया हुआ, थेटिकल इंटीग्रेटेड कमांड, एक नॉर्थ में, एक वेस्ट में, एक सेंटर में, एक मैरिट टाइम, तो वो नहीं कर सके। अभी वो अपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का सही तरह नहीं कर सके। तो इसका मतलब है कि देयर इज ए बिग डॉक्ट्राइनल लैग जो उनको बहुत उनकी आर्म फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा, और मई में पाकिस्तान को एडवांटेज यही रहा कि इंटीग्रेटेड हमारी वो एक आपको नजर आई। राइट, डॉक्टर जफर नवाज जसपाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के सामने मौक़िफ़ रखने की कोशिश की कि हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है, जहां पे दहशतगर्द हैं, उनके कैंप्स मौजूद हैं, ट्रेनिंग वो हासिल करते हैं, उनको बाकायदा तौर पर असलहा और फ़ंड्स फराहम किए जाते हैं, किस तरीके से वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, फिर यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। कितनी ही शहादतें पाकिस्तान ने दी हैं, पाकिस्तान के फ़ौज ने, पाकिस्तान के सिविलियंस ने, लेकिन हमेशा से अफ़गान हुकूमत की तरफ से इस मुतालबे को भी रद्द किया जाता रहा कि उन लोगों के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। बिलाखिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने जब प्रिसिशन स्ट्राइक्स की, कुछ वहाँ पे दहशतगर्दों को निशाना बनाया, तो उसने उनको मजबूर किया कि वो सीज़ फायर के लिए आमादा हों। दोहा ने किरदार अदा किया, तुर्की ने किरदार अदा किया। तो हुआ क्या, एंड पे वो जो मुज़ाकरात थे वो वहीं के वहीं रह गए। अफ़गान हुकूमत जो है वो भाग गई, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त वो किसकी ज़बान बोल रहे हैं, वो किस तरीके से सिर्फ एक इंडियन प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ है कि ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं ये अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही हैं। ताजिकिस्तान एक और इस रीजन में पड़ोस मुल्क वहाँ तक पहुँच चुकी हैं, और ख़ास तौर से वहाँ पे जो चीनी अहलकार, चीनी शहरी वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको निशाना बनाया गया है। एक ड्रोन उड़ता है अफ़गानिस्तान से और 3 शहरियों को, चीनी शहरियों को वहाँ पे मार दिया जाता है। फिर इस रीजन से भी आगे बढ़ जाइए तो अमेरिका तक ये बात आ रही है, और इसी तरीके से जो अभी रिसेंट एक हमला किया गया है जो 2 अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के ऊपर, जिसमें से एक कोस्ट गार्ड जो ज़ख्मी थी वो भी दम तोड़ चुकी है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा कि अफ़गानिस्तान इज़ अ हेल होल, यानी ये एक जहन्नुम से उसको तशबीह दी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को। इसी पे ज़रा बात करते हैं। आई एम जॉइंड बाय सीनियर सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, ये कहें कि वी स्टैंड विंडिकेटेड कि जी हाँ, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान तो एक मुल्क था, अरसे से हम बता रहे थे, दुनिया को नहीं सुनी जा रही थी। अब ताजिकिस्तान तक और ख़ुद अमेरिका तक इस चीज़ का पहुँचना क्या जाहिर करता है? देखिए, जो अमेरिका में हादसा हुआ है, इसको जिस अफवाह ने जो फायरिंग की है, ये वो अफवाह था जिसको अमेरिकन फोर्सेस ने ब्लैक ऑप्स, ये वो ऑपरेशन हैं जो ऑफ द बुक हैं, जिसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ये जाके सिविलियंस को जहाँ भी चाहे निशाना कर सकते हैं, मारती। उनको खुद ये उनका ट्रेन बंदा था जिसको लेकर गए थे खुद यहाँ से। इसी किस्म के काफ़ी लोग वो पीछे भी छोड़ कर गए हैं। और अब ट्रम्प साहब जो मर्जी कह लें, लेकिन ट्रम्प साहब की हुकूमत ही अफगानिस्तान को $3 अरब से ज़्यादा पैसे दिए। देखिए, पाकिस्तान का स्टैंड विंडिकेटेड ना होने की वजह ये नहीं थी कि पाकिस्तान गलत बात कर रहा था। मसला ये है, क्या पाकिस्तान की बात सुनकर दुनिया इस तरफ मुतवज्जो होकर अमल करने को भी तैयार है कि नहीं है। मुझे हमेशा से ये मैं तो कभी कोई इसमें ढके चुके बात मुझे नजर नहीं है। इस्तेमाल तो हो रहे हैं, लेकिन कर कौन रहा है पीछे? क्या भारत खुद इतने पसली है कि वो जाके कुछ काम कर सके? भारत को 6 कॉन्सुलेट उस वक्त बनने की इजाजत दी गई जब नेटो फोर्सेस अमेरिका की सरबराही में यहाँ मौजूद थी। ठीक, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भी अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। ताजिकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है। ताजिकिस्तान ने जो इंडियन ने एक बेस थी जो खाली करा ली गई है, जो अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनको वहां से भी तकलीफ है। अब चीन के फुटप्रिंट्स जहां भी इनको नजर आ रहे हैं इस खित्ते में, वो निशाना बन रहे हैं। पाकिस्तान एज ए होल निशाने पर इसलिए है कि पाकिस्तान इज पिवटल टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इफ यू टेक आउट पाकिस्तान, खुदा ना खास्ता, फ्रॉम दिस द होल थिंग फॉल्स फ्लैट। इसलिए पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है, और ये निशाना हम उस वक्त तक बनते रहेंगे जब तक दुनिया इस बात को तस्लीम नहीं कर लेती। अब ताकत का तवाज़ुन बाकायदा तौर पर इस पर शिफ्ट हो चुका हुआ है। ईस्टर्न पावर्स जो है, तो पर्टिकुलरली चाइना, वो अपने आप को असर्ट करने को तैयार नहीं होंगी पूरी तरीके से। और असर्शन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, डिप्लोमेटिक नहीं है जी। अमेरिका में चाइना में फर्क सिर्फ यही है कि अमेरिका इज रेडी टू यूज इट्स फोर्स वेयरएवर नीडेड। गलत या सही की बात नहीं कर रहा मैं। चाइना को अभी तक लोगों ने इस साल में नहीं देखा, इसलिए चाइना को लोग समझते हैं कि कंपैरेटिवली सॉफ्ट टारगेट है। तो चाइना को इस खित्ते से रोकना या उसको बढ़ने से रोकना
या उनके जो प्रेजेंस है उसको महदूद करना इज पॉसिबल। तो ये एक सिनेरियो में मेरा ख्याल है कि इट्स नाउ टाइम फॉर चाइना टू कम इन प्ले इन अ वेरी बिग वे। सिर्फ डिप्लोमेसी से बात नहीं चल रही। नंबर टू, जो रीजन कंट्रीज हैं उसमें ताजिकिस्तान निशाना बन चुका हुआ है। ईरान को इस बात को अच्छी तरह समझ आ चुकी हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो बयानिया है वो तो एक्सेप्टेड है। इससे आगे चलने के लिए पाकिस्तान को जो कोशिशें करनी चाहिए उसमें जो मैं समझता हूँ कि भाई हमारे दोस्त ममालिक हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, कतर ने, तुर्किया ने पूरी कोशिश कर देखी, लेकिन इनको बात तो ऐसे समझ नहीं आई। इनको बात समझाने के लिए जब तक इनकी बाकायदा इनको तकलीफ नहीं पहुंचेगी या उनको तकलीफ नहीं पहुंचेगी जो इस सारे चीज को इस खत्ते में हवा दे रहे हैं, ताकि ये खत्ता कहीं पावर का जो बैलेंस है सारा मगरब से मशरिक तक शिफ्ट ना हो जाए, या जो इकोनॉमिक कैपिटल है न्यूयॉर्क से शंघाई शिफ्ट ना हो जाए, और ये ना हो कि भाई मगरबी दुनिया कल को मशरिक की मोहताज नजर आए। इस सारी चीज को मेरा ख्याल है कि इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट जब हम देखते हैं तो आपको बात समझ आती है। अच्छा, एक चीज़ जनरल साहब ये बताइएगा कि ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से जब ये ख़ास तौर से BRI के अंडर CPEC सामने आया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आने लगी तो बहुत ज़्यादा चाइनीज़ शहरियों पे हमले किए गए, चाइनीज़ इंजीनियर्स को जो है वो निशाना बनाया जाता रहा जो बलूचिस्तान में या कहीं और पे काम कर रहे होते थे। सो समझ में आता है पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जी चाइनीज़ यहाँ से भाग जाएँ, कोई इन्वेस्टमेंट ना हो। अब ताजिकिस्तान में ज़रा समझाइएगा कि इसका एजेंडा क्या हो सकता है। ताजिकिस्तान कोई बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली अगेन वो भी अमीर मुल्क नहीं है, वहाँ पे चीनी शहरी काम कर रहे हैं, उनके पड़ोस में है, और ख़ास तौर से एक ऐसे वक्त में जब अफ़गान तालिबान हुकूमत ये कहती है कि ठीक है पाकिस्तान के साथ अब हम तिजारत करेंगे ही नहीं, हम इतनी सलाहियत रखते हैं कि हम ऑल्टरनेट रूट्स जो हैं वो तलाश कर लेंगे, ये सेंट्रल एशिया की तरफ जाना चाहते हैं। तो ताजिकिस्तान पे ऐसे वक्त में हमला कर देना जब आप ऑल्टरनेट रूट्स तलाश कर रहे हैं, कुछ जवाब समझ में नहीं आता। देखिए, ताजिकिस्तान की हैसियत भी अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ देखते हैं अफगानिस्तान से तो बड़ी क्लीनी हैसियत है वहां पे। ताजिकिस्तान इज एन अल्टरनेटिव रूट फॉर चाइना। अगर आप देखें तो वहां से जो सल्टेशन रिपब्लिक से होते हुए ईरान को जो रेलवे लाइन लिंक करती है, तो ताजिकिस्तान इज वन ऑफ द लिंक्स। फिर ताजिकिस्तान को जो मैंने पहले कहा कि जो पहले तो ये था कि बाकायदा अमेरिका को वहां पे ऑपरेशन की थोड़ी खुली इजाजत थी, लेकिन पुतिन साहब को बात पसंद नहीं, उन्होंने उनका सारा फुटप्रिंट्स भी निकाल के छोड़ दिया उनको वहां से। अब वहां पर चाइनीज की जो प्रेजेंस है, आप देखिए ना कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ ताजिकिस्तान है, ईरान है, ये इन मुल्कों में चाइनीज की प्रेजेंस जो बढ़ती हुई होगी तो निशाना तो चाइना बनेगा ना वहां पे। ताजिकिस्तान के वैसे भी अगर आप देखिए तो इनके आपस में अफगानिस्तान के ताजिकिस्तान के ताल्लुकात कभी कितने आला उस दर्जे पे नहीं रहे। हमेशा से इनके आपस में एक वहां पे बड़े बॉर्डर कंट्रोल बड़े सख्त किए हुए उन्होंने वहां ताजिकिस्तान के लोगों ने। वहां से ताजिक्स हैं अफगानिस्तान में, लेकिन ताजिकिस्तान क्लेम ये करता है कि ये हमारा इलाका है, इसलिए अफगानिस्तान के ताजिकिस्तान से भी जो ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे नहीं है जो नॉर्दर्न अगर अफगानिस्तान को देखते हैं आप तो। ठीक है, अब ये एक और चीज़ सामने आती है कि जनाब वहाँ पे इन लोगों ने जो ये भी कह दिया कि जनाब कार्गो सर्विस शुरू करेंगे इंडिया के साथ और हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे, ऑल्टरनेट रूट्स भी तलाश कर लेंगे। ख़ुद ये तस्लीम करते हैं 220 मिलियन का डॉलर्स का नुकसान जो है जब से पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद हुई है, बॉर्डर बंद हुए हैं, तब से हो चुका है। अब ये कितनी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इनकी मदद इन ऑल्टरनेट रूट्स के ज़रिए कर सकता है? क्या वो वाकई एक मुतबादिल के तौर पे जो पाकिस्तान से उनको सहूलतें हासिल थीं वो पूरी कर पाएगा? ये पॉसिबल नहीं। इंडिया कहां से पहुंचेगा अफगानिस्तान? बाई सी वाया चाबहार जो अमेरिका ने भी इजाजत दी है और डेलिबरेट इजाजत दी है ताकि इंडिया को फैसिलिटेट कर सके यहाँ से वो। इससे लॉन्ग रूट। नंबर 2, इट पासेस जस्ट नेक्स्ट टू पाकिस्तान। ठीक है। और चाबहार से जो सड़क बनाई थी इंडिया ने कंधार जाने के लिए वो पाकिस्तान की मगरबी सरहद के पास से गुजरती है। इतना कोई आसान नहीं है। बाकी इनके पास और रूट कौन सा कहाँ से लेके आएंगे? जब तक ये मशरक़ जो हमारी अपने नॉर्दर्न जो कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान है या इस किस्म के दूसरे 2 मुल्क हैं, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते। जब तक ये ईरान के साथ इनके ताल्लुकात नहज पर नहीं आते कि ईरान बाकायदा पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करे।
क्योंकि ईरान इस वक्त पाकिस्तान, अगर आप देखिए तो ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है। उनके सदर बाकायदा पाकिस्तान तशरीफ लाए थे शुक्रिया अदा करने के लिए। अभी रिसेंटली आप देखते हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो तशरीफ लाए पाकिस्तान में। उस वक्त जब सऊदी अरेबिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी यहाँ मौजूद थे। तो कुछ ना कुछ तो कॉमन है ना इन चीज़ों में। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंडिया के ये जो खामख्याली है तालिबान की, और इंडिया की बहुत बड़ी भूल है कि अब ये वही हैसियत इसको दोबारा हासिल हो जाएगी थ्रू चाबहार जो पहले इसको हासिल थी। अब वो पॉसिबल तो है, लेकिन मेरे ख्याल बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के पास कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे डन रेंज। ठीक है, ये भी लास्टली बताइएगा कि अभी वर्ल्ड बैंक ने जो तालिबान का सिक्योरिटी का एक बड़ा दावा है, बड़ा एक टॉल क्लेम आता है सामने, उसका भी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक पोल खोला है कि अक्टूबर तक 70.56 अरब बिलियन अफगानी जो है वो सिक्योरिटी पर खर्च कर डाले हैं। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। अब एक तरफ से ये हो रहा है, फिर दूसरी तरफ वो जो अमेरिका से इनको $40 मिलियन वीकली आते हैं। सो ये अगर रोक दिए जाएं सैंक्शंस होने के बावजूद, फिर भी ये पैसा मिल रहा है। सो आपको क्या लगता है कि ये थोड़ा प्रेशर बना सकता है या बढ़ा सकता है अफगान तालिबान रजीम के ऊपर, और कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्टिंग करके हालात बेहतर किए जा सकते हैं? जी डेफिनेटली। मैंने पहले कहा कि ट्रम्प साहब अपने डॉलर्स रोक लें, और जो दूसरे मुल्क हैं खासतौर पे चीन ने जो बहुत ज्यादा मदद की है इस रजीम की, अगर चीन अपने आप को थोड़ा असर्ट करे सही तरीके से, और चीन को शायद इसमें अभी कोई हिचकिचाहट भी नहीं होगी, तो ये तालिबान के कंट्रोल करना शायद उसी के से मुमकिन नहीं होगा, लेकिन उनको you can knock sense into their head, वो इस खित्ते को पीसफुल बनाने में बहुत किरदार अदा कर सकती है। तो अमेरिका से ज़्यादा आप ये कहते हैं कि जी चाइना हैज़ टू बी मोर असर्टिव, और फिर ऑब्वियसली इनको कंट्रोल करना तालिबान को अफगानिस्तान में कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादियाज़ टेक। कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाता। आज अफगान तालिबान हुकूमत की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। गुज़श्ता हफ्ते हमने अपने एडिटोरियल में आपको बताया था कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। गुज़श्ता 2 दिनों में हुए वाक़यात ने हमारी इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि अफगानिस्तान वाक़यातन दुनिया भर में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है। एक तरफ पाकिस्तान का कहना है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और काबुल हुकूमत दहशतगर्दी की एक्सपोर्ट को अपनी सबसे अहम एक्सपोर्ट बना चुकी है। दूसरी तरफ ताजिकिस्तान हुकूमत का कहना है कि अफगान सरजमीन से ड्रोन उड़ता है और हमारी हुदूद में दाखिल होने के बाद जुनूबी ताजिकिस्तान के इलाके में एक हाउसिंग कंपनी के चीनी मुलाजमीन को निशाना बनाता है। ताजिक वजारत खारजा का कहना है कि दहशतगर्द ग्रुप अफगान सरजमीन से ऑपरेट कर रहे थे। तीसरी जानिब अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ उस वक्त कहा जाने लगा जब एक अफगान शहरी ने 2 अमरीकी कोस्ट गार्ड्स को निशाना बनाया, जिसके बाद एक कोस्ट गार्ड जो अपनी ड्यूटी पर मौजूद थी वो मारी गई और एक शदीद जख्मी हुआ, जबकि अफगान शहरी को जिंदा पकड़ लिया गया। अफगान शहरी कौन था? अफगान शहरी का नाम रहमानुल्लाह लखनवाल है, जो 2021 में अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद अमेरिकी स्पेशल इमिग्रेशन प्रोग्राम इमिग्रेशन प्रोटेक्शंस टू अफगान्स के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था। अफगान शहरी अफगानिस्तान में रहते हुए अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्विस के लिए भी काम करता रहा है, लेकिन अमेरिका में दाखिले के 4 साल बाद अफगान शहरी की इस कार्रवाई ने एक बार फिर अफगानिस्तान में पनपने वाले अफगान दहशतगर्द ग्रुप्स को दोबारा से मगरबी मीडिया की तवज्जो का मरकज बना दिया है। वाशिंगटन DC और ताजिकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाई इस बात की दलील है कि आज भी अफगानिस्तान दहशतगर्दी की सबसे बड़ी नर्सरी है,
जहां से दुनिया भर के ममालिक में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। पहले अमेरिका में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े की बात की जाए तो इस वाक़े के फौरी बाद सदर ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए इस शूटिंग को शैतानियत, नफरत और दहशत की कार्रवाई करार दिया। सदर ट्रंप ने ऐलान करते हुए ये भी कहा कि साबिक सदर जो बाइडेन की पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान से दाखिल होने वाले अफगान शहरियों के रिकॉर्ड्स का मुकम्मल तरीके से जायजा लिया जाएगा। हमें हर उस अजनबी को अपने मुल्क से निकालने के अमल को यकीनी बनाने के इक़दामात उठाने होंगे जिसका यहाँ से ताल्लुक नहीं और हमारे मुल्क के लिए उसका फ़ायदा नहीं। अफगानिस्तान में परवान चढ़ती दहशतगर्दी के नेटवर्क की तरफ इशारा करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि अफगानिस्तान इज़ अ हेल होल ऑन अर्थ, यानी अफगान सरजमीन को जहन्नुम से तशबीह दी गई। अब अमेरिका में क्या होने जा रहा है? सबसे पहले तो तमाम अफगान शहरियों के वीज़े जो इस वक्त प्रोसेसिंग में हैं उनको रोक दिया गया है। दूसरा, वो तमाम अफगान शहरी जिनकी तादाद 77,000 के करीब है, जो 2021 के बाद अमेरिका में दाखिल हुए थे, उनको कड़ी तहकीकात का सामना करना पड़ेगा। ऐसा भी मुमकिन है कि बहुत सारे अफगानी जिनको ग्रीन कार्ड्स भी जारी हो चुके हैं, उनके ग्रीन कार्ड्स मुअत्तल कर दिए जाएं। बहुत सारे अफगान ख़ानदानों को अमेरिका से बेदखल भी किया जाएगा। पाकिस्तान की तरह अमेरिका के पास भी शायद कोई दूसरा ऑप्शन ना बचे। और हाँ, सबसे अहम बात कि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मगरबी ममालिक जो अफगानिस्तान के अंदर इस दहशतगर्दी के कैंप्स पर खामोशी इख्तियार किए हुए थे, वो भी अब आवाज़ उठाने लगे हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो चुका है कि दहशतगर्दी अब अफगान सरजमीन से बाहर निकल रही है। दूसरी जानिब अगर हम अफगान सरजमीन से उड़ने वाले ड्रोन की बात करें, वो ड्रोन जिसने ताजिकिस्तान को निशाना बनाया, पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान का एक और हमसाया मुल्क, और वहाँ पे भी चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। चीनी शहरियों को निशाना बनाने का मतलब है कि ताजिकिस्तान की सरजमीन को गैर मुल्की सरमायाकारी और वर्कर्स के लिए गैर महफूज बनाया जाए। ताजिकिस्तान में होने वाली क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी की कार्रवाई के पीछे कौन है, ये भी बहुत जल्द सबके सामने होगा। लेकिन सबसे अहम बात, अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स को एक ऐसी सरजमीन मिल चुकी है जहां वो बाआसानी रह सकते हैं, बाआसानी अपनी दहशतगर्दी का नेटवर्क चला सकते हैं, और ये सब के सब ग्रुप्स अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही थीं, और अब ये कार्रवाइयाँ ताजिकिस्तान और अमरीका तक फैलती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि ये कार्रवाई सेंट्रल एशिया की दीगर रियासतों तक भी फैल जाए, क्योंकि अफगान तालिबान रजीम की काबिलियत सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी की एक्सपोर्ट में है, और वो अपनी ज़रूरियात को देखते हुए अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाते हुए भी दिखाई देते हैं। ऐसे में फैसला होना बाकी है कि दहशतगर्दी की बुराई को मजीद जहर फैलाने से कैसे रोका जाए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।